हेलो नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मंडे है आज और आज द हिंदू के स्पेशल सेशन के साथ फिर हम आ गए हैं। आज न्यूज़ के साथ साथ एडिटोरियल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, अलग अलग डायमेंशंस पे हम बात करने वाले हैं। इकोनॉमी से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं। साथ के साथ में हम बात करेंगे पिक्चर परसेप्शन की, तो वहाँ पर आपको अष्टमुडी लेक के बारे में भी बातचीत करेंगे हम, उसके बारे में कि क्या है केरला गवर्नमेंट का एक नए तरीके का बोलना चाहिए कि मेज़र लिया है केरला गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, तो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है बाकी सारे स्टेट्स के लिए भी, उसको देखेंगे हम। तो बहुत ही यूज़फुल आज का सेशन रहने वाला है। सबसे पहले हाइलाइट्स के थ्रू देखेंगे कि क्या आज की पूरी चर्चा का टॉपिक रहने वाला है, उसके बाद सारे टॉपिक्स को इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना वक्त गवाए देख लेते हैं आज क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं। तो सबसे पहले बात तो फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ छपी हुई है उसके बारे में ही बात करेंगे। 72 मेंबर्स एनडीए मिनिस्ट्री टेक्स ओथ ऑफ ऑफिस। तो कल जैसे कि मालूम है प्रेसिडेंट ने क्या किया है, ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज की और इनवाइट किया था प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए और ओथ लेने के लिए। तो देखेंगे क्या क्या है इस बारी, क्या अलग है, जो कैबिनेट है वो पिछले कैबिनेट से किस तरीके से अलग है, इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। अगली बात की जा रही है स्टेट टोल्ड टू एक्ट ऑन सोशल मीडिया ग्रुप साइट्स ट्रेडिंग ऑर्गन। तो यहाँ पर जो है ह्यूमन ऑर्गन्स का ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू एक तरीके से इलीगली ट्रेड हो रहा है। इसको लेकर के जो स्टेट्स है उनको, जो यूनियन मिनिस्ट्री है हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग राज्यों को एक तरीके से ऑर्डर दिया है या फिर एक तरीके से बोला है कि आपको इसमें क्या करना है। सोशल मीडिया ग्रुप्स जो भी इस तरीके के चल रहे हैं जहाँ पे ह्यूमन ऑर्गन्स की जो है वो एक तरीके से तस्करी हो रही है या फिर ट्रैफिकिंग हो रही है, उसको एक तरीके से रेगुलेट और कंट्रोल करना है। ठीक है, तो देखेंगे क्या पूरा मुद्दा है। अगली जो न्यूज़ है वो बहुत ही यूनिक तरीके की है। बात की जा रही है आफ्टर 28 ईयर्स कंज्यूमर एक्टिविस्ट गेट्स रिफंड ऑफ 500 यूज्ड इन डीवीएसी टैप केसेस इन तमिलनाडु। तो यहाँ पर एक अलग तरीके का मुद्दा है। बोला जाता है कि अगर आप जस्टिस देने में यानी कि न्याय देने में देरी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप न्याय देने से मना कर रहे हैं। तो इंग्लिश में जिसको बोला जाता है जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइज, बिल्कुल उसी की तर्ज पर ये एक तरीके का एग्जाम्पल निकल के आया है। किसी व्यक्ति ने कंज्यूमर ये एक्टिविस्ट हैं एक तरीके से और उपभोक्ता के हक के लिए ये काम करते हैं और इन्होंने 28 ईयर्स अगो यानी कि 28 साल पहले एक मामला दर्ज कराया था। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के में एक व्यक्ति था जिसने करप्शन के मांग की थी, जो करप्शन के उसके ऊपर चार्जेस लगे थे और उन्होंने एक तरीके से घूस मांगी थी और उसके खिलाफ में इन व्यक्ति ने काम किया था और एक तरीके से पकड़वाया था उसको। उसके एवज में अब जा कर के जस्टिस मिली है उनको और 500 रुपीज़ का रिफ़ंड जो है वो मिला है। तो बहुत ही 28 साल लग गए ये 500 रुपये उनको वापस मिलने में कोर्ट की तरफ से। तो न्यायपालिका हमारी किस तरीके से ओवरबर्डन चल रही है और जस्टिस कितना लेट हमको मिल रहा है, इसके बारे में ये है। तो देखेंगे क्या पूरा मुद्दा है बहुत अच्छे से। अगली न्यूज़ है द बरेली केसेस इन अ फ्लॉड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि 1-1.5 महीने पहले हमने यूपी में एक बरेली में जो है, यूपी का जो बरेली शहर है वहाँ पर हमने एक देखा था कि एक अलग तरीके का मामला निकल के आया था जहाँ पर एक लड़की को, जो बच्ची थी वो महिला थी, वो उनके ऊपर में ये एलिगेशन लगे थे, उन्होंने जो व्यक्ति है उसके ऊपर में फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं रेप के और उसके बाद में महिला को सज़ा दिया गया था। तो इसको लेकर के एडिटोरियल है जहाँ पर बात की जा रही है कि किस तरीके से जस्टिस सिस्टम में जो है पूरा जो न्यायपालिका है या फिर ये पूरा सिस्टम है उसमें किस तरीके की कमियां हैं कि आपने एक पक्ष को सुना, दूसरे पक्ष को, सभी पक्षों को ध्यान में नहीं रख करके और फिर क्या है एक तरीके से इमोशनल बेसिस पे किसी एक व्यक्ति को आपने अपराधी घोषित कर दिया और किसी एक को सज़ा से बरी कर दिया। तो क्या पूरा मुद्दा है उसको देखेंगे और जुडिशरी में किस तरीके से ये जुडिशियल सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। अगली न्यूज़ है रिकैल्सिट्रेंट जम्मू। तो यहाँ पर इसको देखेंगे। अगली न्यूज़ उसके बाद में आपको मिलेगी नीच के बारे में। यहाँ पर जो ये एडिटोरियल है वो बेसिकली कल हमने बात की थी कि आरबीआई ने रेपो रेट अपना 6.5 ही रखा है इस बार भी। तो इसके बारे में ये एडिटोरियल है कि जो MPC है यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो रेपो रेट को बनाए रख रही है। लगभग 8 मीटिंग्स उनकी हुई है और कई समयों से यानी कि कई महीनों से जो रेपो रेट है वो 6.5 ही बना हुआ है। बट अभी जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो किस तरीके से पूरी इकोनॉमी को ये 6.5 रेपो रेट जो है 6.5% का रेपो रेट है, किस तरीके से इकोनॉमी को लेकर के चलेगा और जितने भी फूड इन्फ्लेशन हो रहे हैं उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, इसके बारे में एक एडिटोरियल है। तो इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर नीट के बारे में बात की जा रही है कि नीट में क्या पूरा मामला हुआ है। हम 2 दिनों से इसको डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पर देखेंगे कि इसमें एडिटर क्या कहना चाह रहे हैं।
अगली जो न्यूज़ है वो बाल्टीमोर शिप क्राइसिस के बारे में है। हमने देखा था कि यूएसए में जो एक बहुत बड़ा ब्रिज है जो कि क्या हो गया था, कोलैप्स हो गया था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ बनी थी, तो उसके ऊपर में जांच चल रही है, कमेटी बैठी हुई है, तो उसके बारे में आज एडिटोरियल है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये जो शिप का कोलैप हुआ है या ब्रिज का कोलैप हुआ है उसकी वजह से इंडिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखेंगे काफ़ी अच्छे से हम इसको कि क्या पूरा मुद्दा है और इंडिया की बात यहाँ पर कहाँ से आ रही है। ठीक है, अगली बात है अंडरग्राउंड हाइड्रो पावर स्टेशन सोवियत प्लान। तो यहाँ पे रशिया एक बहुत अच्छा एग्जांपल सेट करने के लिए जा रहा है। हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो ज़मीन की 1000 फीट नीचे गहराई पर वो एक हाइड्रो पावर प्लांट बिठाने का एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करने के लिए जा रहा है। तो इसके बारे में देखेंगे, बहुत सारे कंट्रीज़ जो है इससे एग्जाम्पल ले सकते हैं और अपने यहाँ पर भी इस तरीके का सेटअप कर सकते हैं। तो क्या पूरा मुद्दा है उसको देखेंगे। अगली बात जो है वो की जा रही है नो रिव्यू वी विल लुक एट एनी न्यू प्रोजेक्ट इन अमरावती विथ अ फ्रेश पेयर ऑफ आइस। तो यहाँ पर अमरावती को लेकर के बातचीत की जा रही है, इसको देखेंगे। यहाँ पर ये जो न्यूज़ है ये बेसिकली अष्टमुडी जो लेक है केरला में उसके बारे में बात की जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आज, क्योंकि एक तरीके से इन्वायरमेंट को देखते हुए में केरला गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। तो क्या पूरा मुद्दा है उसको देखेंगे हम, और बहुत सारे स्टेट इससे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, सीख सकते हैं। अगली बात की जा रही है अनामिका राजीव इज़ नेवीज फर्स्ट वुमेन चॉपर पायलट। तो ये वनडे एग्जाम या फिर पीसीएस एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में बात की जा रही है। अनामिका राजीव जी के बारे में बात की जा रही है। ये क्या बनी है, तो नेवी की जो फर्स्ट वुमेन चॉपर पायलट बनी है। तो अपने आप में एक तरीके की हिस्ट्री क्रिएट हुई है, इसके बारे में देखेंगे। तो ये पूरी हाईलाइट्स है जिसके ऊपर में हमें चर्चा करनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, एक एक करके सारे टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए मोदी 3.0 की, तो यहाँ पर नया जो गवर्नमेंट का टेन्योर है वो शुरू होने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो कैबिनेट की कल जो है पूरी शपथ ग्रहण समारोह यानी कि ओथ टेकिंग सेरेमनी थी। लगभग 72 मेंबर्स जो हैं एनडीए के, उन्होंने इस बार क्या किया है, एक तरीके से शपथ ली है। 72 में आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स दिखाई देंगे, स्टेट मिनिस्टर्स भी दिखाई देंगे और राज्य मंत्री, ये सारी चीज़ें, सचिव, सेक्रेटरी वगैरह सारी चीज़ों को मिला करके, सभी लोगों को मिला करके लगभग 72 मेंबर्स जो है इस बार क्या रहने वाले हैं, एक तरीके से जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि कार्यपालिका है उसका एक हिस्सा रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर 2-3 बेसिक चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ा अगर बात किया जाए तो पूरा मंत्रिमंडल का ये आपका आकार अगर होगा तो वहाँ पर कैबिनेट जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट लेकिन सबसे छोटा ग्रुप होता है। कैबिनेट में सबसे चुनिंदा मंत्री होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई, आपकी डिफेंस हो गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई, जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं वो कैबिनेट में होते हैं। तो बोला जाता है बेसिकली कि जो आपका मंत्रिमंडल है पूरा वो एक तरीके से घर है और कैबिनेट जो है वो उसका किचन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन छोटा होता है बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको खाना नहीं मिलेगा तो फिर जीवन कैसे चलेगा। घर चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर उस घर में किचन ही नहीं है, अगर खाने की व्यवस्था ही नहीं है तो फिर उसमें रहना भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर 72 जो मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं ये पूरा का पूरा मंत्रिमंडल है और इसमें कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो कि चुनिंदा मंत्रियों का सेट है जिनको कैबिनेट मिनिस्टर्स बोला जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस बार की कैबिनेट में अलग हैं, किनको क्या मिनिस्ट्री मिली है, अभी ये अलॉट नहीं है बट सबने एक तरीके से शपथ ले लिया है। पॉलिटी के लिहाज से, जीएस पेपर 2 के लिहाज से ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल की अगर बात करें तो कौन सा आर्टिकल है जिसके थ्रू शपथ ली जाती है, तो आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 में मंत्रिमंडल के बारे में मेंशन है। यहाँ पर क्या मेंशन है, आर्टिकल 74 और 75 में ये मेंशन है। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति की मदद के लिए एक प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल होगा, और आर्टिकल 75 में उन मंत्रिमंडल जो होगा उनके मंत्रियों की नियुक्ति, वेतन और शक्तियों के बारे में चीज़ें मेंशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि कौन ऑफर करता है आकर के सरकार बनाने के लिए, तो राष्ट्रपति जो है वो इनवाइट करते हैं। जो भी मेजॉरिटी में जो पार्टी होती है जिसको हाईएस्ट वोट मिले होते हैं, हाईएस्ट सीट मिली होती है, और जो बहुमत को, अभी फिलहाल हमारे यहाँ पे 543 सीट्स के लिए इलेक्शन हुए थे तो 272 जो था वो बहुमत था, एक तरीके से मिड जो होता है हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। तो यहाँ पर जो है 272 जो है वो सीट्स हमें चाहिए थी मेजॉरिटी के लिए। एनडीए जो कोalition है उसके पास में 272 से ज़्यादा सीट्स हैं, इस वजह से उनको गवर्नमेंट बनाने के लिए ऑफर किया है राष्ट्रपति ने। फिलहाल कौन कौन से लोग हैं इस बार शामिल हुए हैं, क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ जहाँ मैंने बात की 72 मेंबर्स की, इसमें 30 जो है वो आपको कैबिनेट मिनिस्टर दिखाई देंगे। तो मैंने अभी बात की कि 72 तो ये पूरे मिनिस्टर्स हैं, इसमें कैबिनेट मिनिस्टर कितने हैं, 30 जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनको बहुत सारे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जो हैं वो दी जाएंगी, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, चाहे वो फाइनेंस हो या फिर एजुकेशन हो। ठीक है, आगे अगर बात की जाए तो इस बार जो कैबिनेट है उसमें लगभग 5 ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया गया है जो कि क्या रह चुके हैं, पिछले समय में कहीं ना कहीं से सीएम रह चुके हैं। तो 5 सीएम जो है इस बार जो है वो कैबिनेट में शामिल है, अभी उनके बारे में बात करेंगे हम। उसके बाद में अगर बात की जाए, इस बार जो कैबिनेट है उसमें सभी जातियों को भी एक तरीके से ध्यान में रखा गया है। तो ओबीसी, एसटी, एससी सभी ग्रुप से एक तरीके से मंत्रियों को शामिल किया गया है यहाँ पर। तो आपको दिखाई देगा कि 27 मिनिस्टर जो है वो ओबीसी से हैं, 10 जो है वो एससी से हैं और 5 जो हैं वो एसटी कम्युनिटी से आने वाले मेंबर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहाँ यूपीएससी में तो नहीं, लेकिन स्टेट पीसीएस वगैरह में कई बार इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ओबीसी से 27 मिनिस्टर्स हैं, एसटी से आपको 10 मिनिस्टर देखेंगे और एससी में जो आपको यानी कि जो शेड्यूल कास्ट है उससे आपको यहाँ पर एसटी से आपको 5 दिखेंगे शेड्यूल ट्राइब से, और शेड्यूल कास्ट जो है वहाँ से आपको 10 मेंबर्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात हमने की कि कौन कौन सीएम इस बार रहने वाले हैं जो कि कैबिनेट में शामिल हुए हैं। तो सबसे पहले तो कर्नाटका के जो सीएम रहे हुए हैं उनका नाम क्या है, जो कि जनता दल से आते हैं, इनका नाम है एच.डी. कुमारस्वामी। तो कर्नाटका के एच.डी. कुमारस्वामी जो है वो एक सीएम रह चुके हैं और उनको इस बार कैबिनेट में शामिल किया गया है। उसके बाद एमपी के शिवराज सिंह चौहान का नंबर है, फिर हरियाणा के आपको मनोहर लाल खट्टर दिखाई देंगे। इस तरीके से जो 5 हैं आपके सीएम जो वो क्या करने वाले हैं, इस बार कैबिनेट की शपथ लेने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से आएंगे, मनोहर लाल खट्टर जी जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं। दूसरी बात सर्बानंद सोनोवाल जो है जो कि असम के सीएम हैं, उनको भी दिया गया है एक तरीके से कार्यभार। और जीतन राम मांझी जो कि कुछ समय के लिए क्या रहे थे, बिहार के सीएम रहे थे, उनको भी इस बार कैबिनेट में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये 4-5 नाम याद रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन संभावना होती है कि आपसे आरओ वगैरह में पूछ लिया जाएगा या फिर जो आपके स्टेट पीसीएस में कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा अनसर्टेन होता है। वहाँ पर एक तरीके से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये फिक्स नहीं होता, एक तरीके से कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। यूपीएससी में चांसेस कम होते हैं कि कौन कौन से मिनिस्टर हैं इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए, बट स्टेट पीसीएस के लिहाज से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ओवरव्यू मिल गया कि ये जो कैबिनेट है उसमें किस तरीके के लोग हैं जो शामिल होने वाले हैं। अभी जब मिनिस्ट्री वगैरह अलॉट होगी तो उसके बाद फिर इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जितना भी यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको लेने की ज़रूरत थी उसको हमने देखा है। हमने बात की हुई है कि अगर वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो 17वीं लोकसभा से इस बार जो है वुमेन रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा कम रहा है, बट ओवरऑल चीज़ें ठीक रही हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये 18वीं लोकसभा के लिए जो इलेक्शन थे और वहाँ पर कल जो है वोट टेकिंग सेरेमनी थी। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। चलते हैं आगे, डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जीएस पेपर 3 के लिहाज से। जीएस पेपर 3 में जो साइंस वाला सेक्टर है वहाँ पर ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट। साइंस में भी आपको हेल्थ सेगमेंट से क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसका, ह्यूमन से रिलेटेड, ह्यूमन ऑर्गन से रिलेटेड। काफ़ी समय से इस तरीके के केसेस और कंसर्न जो है इंडिया में बने हुए हैं। बात यहाँ पर की जा रही है ह्यूमन ऑर्गन्स की, यानी कि शरीर के अंग जो होते हैं, मानव के शरीर के अंग जो होते हैं, उसको क्या किया जाता है, इलीगली उसका व्यापार किया जाता है कई बार। ठीक है, तो उसको लेकर के अभी नए तरीके की केस निकल के आया है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट जो है, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने सभी स्टेट्स को और यूटीज़ को यानी कि यूनियन टेरिटरीज जो है उनको एक तरीके से गाइडलाइन या एडवाइजरी जारी की है कि सोशल मीडिया ग्रुप्स पे अभी क्या हो रहा है, ये ह्यूमन ऑर्गन्स की ट्रेडिंग हो रही है। तो इसको रेगुलेट करने की और ध्यान देने की, इस सारी चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है। क्यों रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया ग्रुप्स के ऊपर में इस तरीके से लोगों को एक तो ब्रेन वॉशिंग की जा रही है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, ऑर्गन डोनेट करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर बहुत सारे लालच दे करके या फिर गलत तरीके से भी क्या किया जा रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम किया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। तो इसको ध्यान देते हुए जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने एक तरीके से, और यूनियन गवर्नमेंट है, उन्होंने एडवाइजरी जारी की है सभी स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को। कौन सा एक्ट है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हमारे यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए, ह्यूमन ऑर्गन को रेगुलेट करने के लिए, तो बोला जाता है इस एक्ट का नाम क्या है, थोटा। ठीक है, तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट जो है 1994 का, इसके तहत में सारी चीज़ें जो है हमारे यहाँ पे रेगुलेट होती हैं। जितना भी क्या किस चीज़ से रिलेटेड है, ह्यूमन ऑर्गन से रिलेटेड है, उनसे रिलेटेड जितने भी मामले हैं ये इस थोटा एक्ट के तहत क्या किया जाता है, जो कि 1994 में बना है, इसके तहत रेगुलेट किया जाता है। समय समय पर इसमें क्या किया गया है, अमेंडमेंट्स वगैरह भी किए गए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा यहाँ पर क्या बात हो रही है। साथ के साथ में ये बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए
रही है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे किडनैपिंग के केसेस वगैरह भी इंडिया में आते हैं, क्योंकि ह्यूमन ऑर्गन्स का बहुत ही लाखों में व्यापार होता है और बहुत ज़्यादा कई बार होता है कि किसी को हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, चीज़ें मिलती नहीं है, तो फिर इलीगली क्या होता है, उसका बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल एक तरीके से कंसर्न का टॉपिक रहता है हमेशा ये, और अभी इसमें नई तरीके के गाइडलाइन जारी करने की बात की जा रही है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट के लिहाज से एक तरीके का बेस्ट एग्जाम्पल है, किसने सेट किया है, तो ये एग्जाम्पल जो है वो सेट कर रही है केरला गवर्नमेंट। ठीक है, तो केरल जो है या फिर साउथ इंडिया के आप स्टेट्स देखेंगे वो हर मामले में आपको एक स्टेप आगे ही मिलेंगे, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड मामला हो। ठीक है, अभी यहाँ पर न्यूज़ क्या निकल के आई है कि जो केरला में अष्टमुडी लेक है, अभी अष्टमुडी लेक की हम लोकेलिटी भी देखेंगे, तो अष्टमुडी लेक के बारे में बात जा रही है। यहाँ पर क्या हुआ है, केरला गवर्नमेंट ने जो वहाँ पर मर्चेंटाइज जो बोट थे जिसके थ्रू क्या किया जाता था, ट्रैवलिंग वगैरह या फिर टूरिस्ट वगैरह आते थे, जो बिल्कुल व्यापार के लिए जिन बोट्स वगैरह का यूज़ किया जा रहा था, उनको अभी केरला गवर्नमेंट ने कुछ दिनों के लिए हॉल्ट पे डाल दिया है, रोक दिया है वहाँ पर किसी भी तरीके की एक तरीके से ट्रैवलिंग को। तो जून 9 से लेकर के जून 30 तक क्या होने वाला है, जुलाई 31 तक, सॉरी, तो जुलाई 31 तक यहाँ पर ये सारी चीज़ें रुकने वाली हैं, मतलब लगभग 1.5-2 महीने का समय है जहाँ पर केरला में अष्टमुडी लेक में बोटिंग वगैरह की चीज़ें बैन होंगी। अब यहाँ पर एक कंसर्न ये निकल के आएगा कि कई सारे लोग हैं, फिशरमैन या फिर जो इस तरीके के नाविक वगैरह हैं, वो क्या काम करते हैं, उनका पूरा रोज़ी रोटी जो है वो लाइवलीहुड जो है वो पूरा इसी के ऊपर में डिपेंड करता है, तो फिर उन लोगों का क्या होगा। तो इसके लिए भी केरला गवर्नमेंट ने एक चीज़ निकाली है कि जितने भी लोग इस तरीके के मर्चेंडाइज बोटिंग वाले एक तरीके से व्यापार में या फिर बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, उनको क्या किया जाएगा, केरला गवर्नमेंट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट जो राशन वगैरह है वो दिया जाएगा। तो मतलब ये जो समय रहेगा, टेन्योर रहेगा, जिस समय में ये कोई काम नहीं कर पाएंगे, उस समय में भी इनको खाने पीने की कोई समस्या नहीं होगी, इसका इंश्योर करने का काम केरला गवर्नमेंट का है। बट ये मेज़र लिया क्यों जा रहा है, तो ये मेज़र एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है। तो बहुत ही एक यूनिक तरीके का एग्जाम्पल है। आप सभी को मालूम है कि जितने भी हम एक तरीके से एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे वो वाटर के ऊपर हो, चाहे वो कभी हम बात करते हैं अरावली रेंज वगैरह की, तो वहाँ पर जब भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा एक प्रेशर क्रिएट होता है। तो उस प्रेशर को रोकने के लिए, उसको थोड़ा सा कम करने के लिए, और एनवायरनमेंट को भी एक ज़रूरत है ना, पर्यावरण को भी सांस लेने की, तो कम से कम उसको होनी चाहिए ना समय, क्योंकि अगर मान लीजिए एनवायरनमेंट के ऊपर में ओवर बर्डन हो जाएंगी चीज़ें, तो फिर क्या होगा, उसका खामियाजा भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो केरला गवर्नमेंट ने जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं और वाटर रिसोर्सेज हैं, इनको ध्यान में रखते हुए क्या किया है, इस तरीके का मेज़र लिया है, और कुछ समय के लिए ये जो मर्चेंटाइज बोट जो पूरा ट्रेडिंग वगैरह है या फिर बिजनेस है, इसको थोड़ा सा पॉज लगाने की बात की है, सो दैट जो अष्टमुडी लेक है वहाँ पर जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, वहाँ पर मछलियाँ हैं या फिर और भी कोई चीज़ें, जीव हैं वहाँ पर जो कि रह रहे हैं पानी के अंदर, उनको भी थोड़ा सा एक आराम मिल सके और एनवायरनमेंट के ऊपर में जो बर्डन है वो भी थोड़ा सा कम हो सके। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा टूरिस्ट अगर आएंगे तो वो क्या करते हैं, कचड़े प्लास्टिक वगैरह जो फेंकते हैं। कई दिन पहले हमने बात की है कि इसी लेक के अंदर में बहुत सारे माइक्रो प्लास्टिक वगैरह जो कि मछलियाँ कंज्यूम कर रही हैं, इसके रिलेटेड भी केसेस आए हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये मेज़र लिया गया है और इस तरीके का एग्जाम्पल केरला ने सेट किया है। इससे बाकी सारे भी जितने भी मैरीटाइम बाउंड्रीज़ रखने वाले जितने भी हमारे यहाँ पे स्टेट्स हैं, वो भी इससे क्या कर सकते हैं कि एग्जाम्पल ले सकते हैं और इस तरीके का मेज़र ले सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा अष्टमुडी लेक के बारे में देख लेते हैं कि क्या पूरा मुद्दा है। तो अष्टमुडी लेक सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि भारत के केरला के कोल्लम ज़िले में आता है और केरला का ये दूसरा सबसे बड़ी एक झील है। ठीक है, तो केरला की दूसरी सबसे बड़ी झील जो है वो कौन है, अष्टमुडी है। ठीक, और यहाँ पर सबसे गहरी भी झील है, ये सबसे गहरी और सबसे बड़ी कोल्लम ज़िले में केरला की ये अष्टमुडी लेक है। इसको जो है यूनेस्को में क्या किया गया है, जो रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में, उसके तहत जो वेटलैंड भी घोषित किया गया है। ठीक है, तो एक तरीके से ये रामसर साइट भी है इंडिया में अष्टमुडी लेक, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और बेसिकली अभी एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर केरला गवर्नमेंट सारे मेजर्स ले रही है। अगर हम बात करें कि इसकी एग्जैक्ट लोकेलिटी कहाँ पर है, तो भारत
में दक्षिण पश्चिम भाग जो है वहाँ पर ये स्थित है और लगभग 170 जो वर्ग किलोमीटर यानी कि 170 किलोमीटर स्क्वायर जो है इतने क्षेत्रफल में ये पूरा फैला हुआ है। इसको 8 भुजाओं वाली झील भी बोला जाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है। अष्टमुडी जो नाम है उसका एक मतलब ये भी है 8 भुजाओं वाली झील, ठीक है। तो इसको भी आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है। और अष्टमुडी लेक जो है वो मलयालम में इसका मतलब क्या होता है, 8 शंकु या फिर 8 भुजाओं वाला झील, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। कहाँ पर है तो किसके पास फैला हुआ है, तो ये याद रखिएगा अरब सागर, केरला का। अगर आप मैप देखेंगे तो आपको केरला में, यहाँ जो मैप है इंडिया का, केरला इधर को दिखाई देगा, इधर में आपको अरेबियन सी दिखाई देता है। तो अष्टमुडी लेक भी जो है वो अरब सागर की तरफ ही फैला हुआ है, ठीक है। और सबसे गहरी ये झीलों में से तो आता ही है केरला की, और सबसे बड़ी झील भी है, ठीक। तो इस तरीके से ध्यान में रखिएगा। जैव विविधता की बात करेंगे तो जितने भी इस तरीके के वेटलैंड वगैरह होते हैं या फिर वाटर एक तरीके से चीज़ें होती हैं, झील, तालाब, नदियाँ, वहाँ पर बहुत सारे आपको क्या दिखाई देंगे, वनस्पति, जीव, ये लोग दिखाई देंगे। पर्यटन के लिहाज से, टूरिज्म के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो सेक्टर। गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाउस बोट क्रूज़ वगैरह का बहुत ज़्यादा चलन है। अभी जो हमने पिक्चर देखी इसको क्या बोला जाता है, इसको हाउस बोट क्रूज़ बोला जाता है। देखिए इसमें यहाँ पर आपको हाउस वगैरह बने हुए दिखाई देंगे। तो टूरिज्म के लिहाज से बहुत ही एक तरीके से सुंदर ये पूरी जगह है और बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल है गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू क्रिएट करने के लिए। बट इसको भी नज़रअंदाज करते हुए सबसे पहले इंपॉर्टेंस जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने एनवायरनमेंट को दिया है, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अष्टमुडी लेक के बारे में याद रखिएगा, पूरा मुद्दा क्या है हमने उसको देखा और रिवाइज भी किया उस टॉपिक को। यहाँ पर सांस्कृतिक आर्थिक महत्व के बारे में बात की जा रही है। अगर पर्यावरणीय चिंता की बात की जाए तो मैंने अभी बात की थी पॉल्यूशन को लेकर के, प्लास्टिक पॉल्यूशन, साथ के साथ में उसका संरक्षण किस तरीके से किया जाए, इसको लेकर के एक तरीके से क्या होता है, चिंता रहती है एनवायरमेंटल। अगर हम बात करें कि SDG जो है हमारा सस्टेनेबल गोल है, उसमें जो SDG 13 है वो किसके बारे में बात करता है, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करता है, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज जो है या फिर सेव द इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखना क्लाइमेट से सीधे सीधे रिलेट करता है। और इसकी वजह से ये जो SDG 13 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जिसको हमने गोल रखा हुआ है कि 2030 तक हमें क्या करना है, सारे जो ये SDG गोल है, लगभग 17 SDGs गोल हैं यूनाइटेड नेशन के, इसको हमें अचीव करना है। तो इसके ऊपर में हम भी काम कर रहे हैं, पूरा विश्व काम कर रहा है। इसी दिशा में केरला गवर्नमेंट ने ये क्या लिया है, मेजर लिया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली बात ये है GS पेपर 2 न्यायपालिका, जुडिशरी से रिलेटेड है ये टॉपिक। यहाँ पर आप एक तरीके से एग्जाम्पल दे सकते हैं जब बात की जाती है जस्टिस डिले की। जस्टिस डिले यानी कि क्या, न्याय देने में देरी, ठीक है। तो यहाँ पर मुद्दा क्या है कि ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम है काथिर माथियन, ठीक है। तो काथिर माथियन जो है एक क्या है, कंज्यूमर एक्टिविस्ट है, ठीक। 28 ईयर्स अगो इनके साथ में कुछ ऐसा केस हुआ था। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एक ऑफिशियल थे जिन्होंने इनसे क्या की थी, करप्शन, इनके ऊपर में करप्शन की मांग की थी, एक तरीके से घूस मांगी थी उन्होंने, उससे ब्रेवरी मांगी थी। और फिर क्या हुआ था कि इन्होंने उस व्यक्ति को पकड़वाया था, मामला कोर्ट में गया और ट्रायल चलने में लगभग 28 ईयर्स लग गए। इस बीच में इनने क्या किया था, जिस लिफाफे में बंद करके अपने 500 रुपीज़ दिए थे वो जो है वो सर्कुलेट हो रहा था उस समय में। 28 ईयर्स पहले ये चीज़ें हुई थी तो बहुत बड़ी बात हुई होगी, 500 रुपये भी बहुत बड़े होते थे उस समय में। तो आप देख लीजिए कि ये मुद्दा क्यों इतना ज़्यादा आया है कि अभी ये जो 500 रुपये मिले हैं इनको वो करेंसी मिली है जो कि हमारे एक तरीके से डिमोनेटाइजेशन जब हुआ है यानी कि नोटबंदी हुई है उसके पहले जो 100 रुपये के नोट चलते होते थे वो मनी उनको यहाँ पर लिफाफे में बंद करके एक तरीके से गवर्नमेंट के थ्रू आई है, ठीक है। मीन्स कि क्या है, ये जो पैसा है ये पहले ही जुडिशरी से निकल गया था लेकिन इनको पहुँचा कब है, अब जा करके, यानी कि मई मंथ में इनको ये पैसा मिला है। तो 28 ईयर का इतना लंबा गैप और उसके बाद उनको मिले कितने हैं, 500 रुपीज़। इन्होंने बोला है कि मैं इसको बैंक में जा करके एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, मैं इसको रखूंगा अपने पास में सो दैट ये मुझे याद दिलाता रहे कि मैंने जस्टिस के लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है। तो यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है कि जो हम बात करते हैं हमारे यहाँ न्यायपालिका की, तो हम हमेशा बात करते हैं कि न्यायपालिका यानी जुडिशरी के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है और जुडिशरी के ऊपर बर्डन ज़्यादा होने की वजह से केसेस ट्रायल बेसिस पे चलते रहते हैं और उसका जो है एक तरीके से निपटारा होने में बहुत समय लग जाता है। तो लगभग 28 ईयर्स का समय ये 500 रुपये आने में लग गया है, इसी से इस चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो एक तरीके से एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कभी भी आप अगर आंसर राइटिंग में लिखते हैं या फिर आप ऐसे वगैरह लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि रिसेंट में इस तरीके के मामले भी निकल के आए हैं जो दिखाता है कि अभी भी हमारे यहाँ पे न्यायपालिका में कितनी ज़्यादा काम करने की स्कोप है, कितनी ज़्यादा संभावना है, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या पूरा मुद्दा है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो है एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी के ऊपर ये भी सवाल उठाता है और बोलता है कि ये जो पूरा मामला है वो लगभग पिछले महीने बरेली को लेकर के आया, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा, जहाँ पर कोर्ट ने क्या किया था, एक महिला ने जिसने किसी आदमी के खिलाफ में रेप के एलिगेशंस लगाए थे, तो वहाँ पर पाया गया कि वो आदमी इनोसेंट है और महिला के ऊपर ही कोर्ट ने क्या किया था, केस किया था और उसको सज़ा दी थी। तो तब तो देखने में बहुत ही ये चीज़ें ठीक लगी थी कि अगर कोई गलत तरीके से इस तरीके से किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है तो ज़रूर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इसका एक अलग भी पर्सपेक्टिव निकल के आ रहा है जो कि इस एडिटोरियल में बात की गई है, जहाँ पर बात की जा रही है लेक एडिसिकल इन्वेस्टिगेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि भावनात्मक एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया गया है इसमें और सही तरीके से जस्टिस नहीं मिला है दोनों ही पार्टी को, चाहे वो महिला है जिसने एलिगेशन लगाए हैं और चाहे वो पुरुष जिसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं। ठीक है, मुद्दा क्या है, यहाँ पर बात की जा रही है कि जिस लड़की ने या जिस लड़की को सज़ा हुई है इस पूरे मामले में, केस जो है वो 2019 का है और ये 2024 में पूरा मामला आकर के क्या हुआ है, शटल डाउन हुआ है। अभी भी पूरी तरीके से सेटल डाउन नहीं हुआ है। क्यों? मुद्दा ये है कि जिस लड़की ने यहाँ पर एलिगेशन लगाया था उसने ये बात बोली थी कि किसी व्यक्ति के द्वारा उसका रेप हुआ है और उसने अपनी मदर के ऊपर में और साथ के साथ में एक पुलिस ऑफिशियल के ऊपर में एलिगेशन लगाए थे कि उन्होंने पहले तो उसने बहुत ज़्यादा अपना बयान बदला, उसके बाद उन्होंने बोला कि मदर के द्वारा उसको फोर्स किया गया है इस तरीके की चीज़ें बोलने के लिए। तो वहाँ पे एक एलिगेशन ये निकल के आया कि लड़की पहले अपने बार बार अपना बयान चेंज कर रही थी, इट मीन्स कि उसने कुछ ना कुछ मतलब झूठ बोला है इस तरीके से। दूसरी बात यहाँ पर की जा रही है कि इन चीज़ों को सही तरीके से एग्जामिन करना चाहिए था। अगर वो लड़की सस्पेक्ट भी है और अगर उसने गलत एलिगेशन उस व्यक्ति के ऊपर लगाए भी हैं तो इस मामले की तो जांच होनी चाहिए थी कि उसकी मदर इसमें इन्वॉल्व है या नहीं, या कोई पुलिस ऑफिशियल इसमें इन्वॉल्व है या नहीं। दूसरी बात यह है कि जिस व्यक्ति के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं उसके बारे में बात की जा रही है कि 2019 से लेकर के 2024 तक ये पूरा मामला चला। जब 2019 में ये केस गया, 2020 में कोविड-19 आया, तो वो व्यक्ति जिसके ऊपर एलिगेशंस लगे थे उसका ट्रायल चल रहा था। चूँकि एक तरीके से उस समय में उसके खिलाफ तभी भी सबूत नहीं थे उतने, लेकिन फिर भी एक तरीके से हीनियस जो बोला जाता है ऑफेंस था ये, इस वजह से इसको क्या किया गया था, एक तरीके से जमानत नहीं दी गई थी। जब जमानत इन तरीके की चीज़ों में नहीं मिलती है तो आदमी क्या करता है, अगर उसको सब ऑर्डिनेट कोर्ट से, हाई कोर्ट से अगर जमानत नहीं मिलती तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के क्या करता है, अपील करता है। बट ये फैमिली इतनी पुअर थी जो कि जिसके ऊपर में पूरे एलिगेशन लगे थे जिस व्यक्ति के ऊपर, तो उन्होंने क्या किया था, एक तरीके से वो अपील नहीं कर पाए थे क्योंकि गरीब परिवार है, वो सुप्रीम कोर्ट और इधर उधर के चक्कर नहीं काट सकता। और अब जाकर के 2019 के बाद 5 साल जेल में रहने के बाद, ट्रायल चलने के बाद 5 साल के बाद उस व्यक्ति को इनोसेंट घोषित किया गया है। तो इस 5 साल की भरपाई कौन करेगा, इसको लेकर के केस है कि क्यों इतना ज़्यादा हमारे ऊपर में बर्डन है, ओवर बर्डन है हमारी जुडिशरी, जहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इतने ज़्यादा हैं और उसके बावजूद भी ये जो पूरा मामला है वो 5 साल तक चलता रहा और एक व्यक्ति जो कि इनोसेंट था, उसके खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं था और 5 साल तक वो ट्रायल बेसिस पे रहा, उसको एक तरीके से जमानत भी नहीं मिली, तो उसकी लाइफ पूरी स्पॉइल हुई। 5 साल पीछे अगर आपकी ज़िंदगी से कोई 5 साल निकाल ले और फिर आपको कहीं किसी मोड़ पर छोड़ दिया जाए तो आपको कितना रिग्रेट होगा उस चीज़ का कि मेरे जीवन के 5 साल मैंने क्या कर दिए, वेस्ट कर दिए या वेस्ट हो गए। यहाँ पर कई लोग जो है प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं, तो कई तो बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत सीरियस हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी किसी कारण से नहीं हो रहा है, कभी कुछ कमी रह जाती है। बट कई ऐसे हैं जो बस यहाँ पर आए हैं, यहाँ की लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं, घर परिवार से दूर है, घर से पैसे आ रहे हैं और वो बस अपना फ़न में ज़िंदगी काट रहे हैं। मतलब लाइब्रेरी जाना है तो जाना है, नहीं मन किया तो नहीं जाना है, किसी दिन 4 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन 2 घंटे भी नहीं पढ़ाई की, तो इस तरीके का भी माइंडसेट होता है। तब जब 5 साल के बाद जब वो व्यक्ति जब रिग्रेट करेगा, पीछे देखेगा कि क्या छूट गया उसकी लाइफ में, तो उस चीज़ को आप एक तरीके से सोच सकते हैं। यहाँ पर इसी के बारे में बात की जा रही है कि इन केस मान लो वो लड़की गलत थी, उसने गलत एलिगेशंस लगाए थे, तो भी उसने अगर अपनी मदर के ऊपर में और किसी पुलिस ऑफिसर के ऊपर में किसी भी तरीके का मुद्दा लगाया है, आरोप लगाया है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि जिस व्यक्ति के ऊपर एलिगेशंस लगे थे उसको इतना टाइम लगा, तो इसके ऊपर में ध्यान देने की ज़रूरत किसको है, जुडिशरी को। हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा लूप होल निकल के आ रहे हैं, बहुत
ज़्यादा कमियां जो है हमारी न्यायपालिका में, जुडिशरी में आ रही है। इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, पहले तो जितने भी वैकेंट सीट्स हैं वहाँ पर जुडिशरी में उसको फुलफ़िल करना चाहिए, उसको भरना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हमने इतने सारे बना रखे हैं, उनका जो ट्रायल जो है वो सही से कंप्लीट होना चाहिए। एक मुद्दा ये भी है कि जहाँ पर जो हमारे यहाँ पे एक्ट वगैरह बने हुए हैं, वहाँ पर जब रेप वगैरह के मामले आते हैं तो उसको बोला जाता है कि वो मैक्सिमम 1 साल के अंदर अंदर या फिर जल्द से जल्द उसको क्या करना चाहिए, सॉल्व करने की, रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के लिए जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाते हैं, स्पेशली रेप वगैरह के मामले में। फिर भी इतना ज़्यादा जो है ये जो डिले हो रहा है 4 साल 5 साल का, इससे बहुत सारे लोगों की लाइफ जो है वो स्पॉइल हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या पूरा मुद्दा है और जुडिशियल सिस्टम में क्या कमियां हैं, इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात की जा रही है किसके बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, साथ के साथ पे इन्फ्लेशन। तो जीएस पेपर 2-3 में जो इकोनॉमी वाला टॉपिक है इससे ये रिलेटेड है। हमने बात की थी कि इस बार जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने क्या किया है, 4+-2 के इन्फ्लेशन के एक तरीके से जो क्राइटेरिया है उसको मैनेज रखने की कोशिश की है। साथ के साथ में रेपो रेट में एक तरीके से कोई भी बदलाव नहीं किया है और रेपो रेट जो है वो 6.50 बेसिस पॉइंट ही रखा है। ठीक है, तो ये जो परसेंट है, रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट के ऊपर में आरबीआई बैंकों को लोन देती है। ठीक है, अब यहाँ पर मुद्दा ये निकल के आया है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो जिन्होंने 4+-2 का एक तरीके से क्राइटेरिया रखा है और रेपो रेट को अभी वो कई समय से 6.50 ही रख रहे हैं। तो एडिटोरियल में बात की जा रही है कि क्या जो है आरबीआई के गवर्नर शक्तिदास कांत जी है उनका ये डिसीजन सही है। अगर बात की जाए, अभी हम इन्फ्लेशन रेट अगर देख रहे हैं तो हमने देखा कि अप्रैल मंथ में जो है वो इन्फ्लेशन जो स्पेशली फूड जो गुड्स हैं, फूड जो आइटम्स है, उनमें अगर इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा रहा। इसमें आपको अनियन, टोमेटो, इसके रेट बहुत ज़्यादा दिखे, आपको वेजिटेबल्स जो हैं उनके रेट बहुत ज़्यादा दिखे। इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई। दूसरी बात ये है कि टेम्परेचर, हीट वेव की वजह से भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के रेट्स बहुत ज़्यादा रहे, तो इस वजह से जो फूड इन्फ्लेशन है वो बहुत ही ज़्यादा रहा है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि हमको जो इकोनॉमी का इन्फ्लेशन है वो 4+-2 के लेकर के आके रखना है, तो यहाँ पर दिखाई नहीं देता है कि ये इतना कंट्रोल वे में हो पाएंगी चीज़ें, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे में क्या ज़रूरत थी कि क्या यहाँ पर रेपो रेट को थोड़ा सा बढ़ाया घटाना चाहिए, इसको लेकर के ये पूरा जो एडिटोरियल है वो बात करता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है जो सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMEI है, इन्होंने एक तरीके से फॉरकास्ट किया था जून 8 में कि जो हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन है वो अभी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, और बाय 31 बेसिस पॉइंट तक वो इंक्रीज होगी। यानी कि CMEI जो है, जो क्या काम करती है, इन्फ्लेशन के बारे में बताती है कि आने वाले समय में जो इन्फ्लेशन है या हेडलाइन मुद्रास्फीति है वो कितनी रहने वाली है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है आरबीआई ने जो ये 6.50 का एक तरीके से रेपो रेट को मेंटेन रखने का जो डिसीज़न लिया है, एडिटर बोलते हैं कि ये जो डिसीज़न है वो बहुत ही सही है, क्योंकि पिछले कई महीनों से या कई समय से हम देख रहे हैं ये चीज़ें कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है और एक रेपो रेट को ना बढ़ा करके या फिर कम ना करके, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी स्टेबल ही चल रही है। 4+-2 का जो इन्फ्लेशन का दायरा है उससे हम थोड़ा सा ऊपर है, बट वो अंडर कंट्रोल है। ठीक है, कहीं कहीं पर हम 5.7% भी इन्फ्लेशन को मेज़र कर रहे हैं, कहीं पर थोड़ा ज़्यादा भी मेज़र कर रहे हैं। तो अभी जो स्थिति देखी जा रही है उस हिसाब से जो ये रेपो रेट है वो बिल्कुल सही रखा गया है। तो आपसे अगर एनालिटिकल वे में पूछा जाए कि क्या ये चीज़ें सही हैं, तो आप वहाँ पर थोड़ा बहुत ये आंकड़ा दे सकते हैं कि फूड जो है, CMIE है जो उसने बोला है कि फूड प्राइसेस अभी भी इंक्रीज़ होंगे। साथ के साथ में ये जो पूरा डिसीजन है रेपो रेट को बनाए रखने का वो भी सही है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता जाएगा और उसको कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को और ज़्यादा बढ़ाया भी नहीं जा सकता। बढ़ाने घटाने का मतलब क्या है, मान लीजिए अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, रेपो रेट बढ़ा देने का क्या मतलब है कि ब्याज दरें जो हैं वो और महंगी हो जाएंगी। तो बैंकों को अगर ब्याज दर बहुत ज़्यादा महंगी मिलेंगी या बहुत महंगे रेट्स पर लोन मिलेगा, तो बैंक क्या करेंगे, जो आम जनता है उसको भी महंगे लोन बांटेंगे। तो फिर वहाँ पर क्या होगा कि हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाए लोगों की, या फिर जो सेविंग्स है वो भी कम हो जाए लोगों की, क्योंकि लोन जो है वो और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। दूसरा है कि अगर मान लीजिए रेपो रेट को घटा दिया जाए, रेपो रेट घटा देने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 6.5% से थोड़ा कम कर दिया जाएगा, मतलब बैंकों को लोन जो है वो सस्ता मिलेगा। तो वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा लोन सस्ता हो जाएगा तो फिर बैंक भी क्या करेंगे, जो लोग हैं, आम जनता है, उसको लोन सस्ता बांटेंगे।
करेंगे। फिर वहाँ पर एक अलग चीज़ हो जाएगी कि तरलता जो है, लिक्विडिटी है कैश की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अभी इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी भी सही नहीं है, क्योंकि अगर लोगों के पास में पैसा बहुत ज़्यादा होगा तो वो चीज़ें फिर खरीदना भी बहुत ज़्यादा करेंगे और उसकी वजह से डिमांड सप्लाई भी बढ़ जाएगी और महंगाई भी एक तरीके से बढ़ जाती है जब भी आपके पास में पैसा बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जो सामने वाला व्यक्ति है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा और ये सोचेगा कि भैया इस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है तो क्यों ना मैं इसका रेट थोड़ा सा बढ़ा दूँ, सो दैट क्या होगा कि लोगों को तो खरीदना ही खरीदना है। तो इस तरीके से जो है रेपो रेट बहुत ज़्यादा इकोनॉमी के अंदर में काम करता है। तो अभी इसको 6.50% पे ही रखने का जो डिसीजन है वो सही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पूरा मुद्दा है। ठीक है, एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। चलते हैं आगे। यहाँ पर नीट के बारे में बात की जा रही है। हमने देख लिया है, इन सारे न्यूज़ को बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे, बस ये बात है यहाँ पर बोला गया है कि जो नीट एग्ज़ाम था अभी लगभग 1500 बच्चे ऐसे हैं जिनके जो रिज़ल्ट है उसमें इरेगुलरिटीज़ देखी गई हैं। और क्यों देखी गई हैं, क्योंकि कई सेंटर्स पे बच्चों को लेट में पेपर मिला है या फिर कई सेट्स जो है वो थोड़े ईजी रहे हैं और कई सेट हार्ड रहे हैं। तो इसकी वजह से जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा नंबर मिल गए हैं, जिसकी वजह से 720 में लगभग बहुत सारे बच्चों के आपको 718 या फिर 719 इस तरीके से मार्क्स दिखाई देंगे। तो ऑलमोस्ट 99.99% या फिर 100% तक रिजल्ट रहा है बहुत सारे बच्चों का। तो यहाँ पर पूरा मुद्दा जो है वो निकल के आया है कि नीट जो है उसको बने अभी कुछ समय ही हो रहा है। एनटीए जो है, पहले जो नीट का एग्ज़ाम है वो स्टेट लेवल पे कराया जाता था, अलग अलग स्टेट्स अपने अपने जो है एग्ज़ाम कराते थे, एम्स वगैरह के लिए अलग से एग्ज़ाम होता था। उन सारे एग्ज़ाम्स को कंबाइंड करके जो है सारा अथॉरिटी एनटीए को दिया गया और नीट एग्ज़ाम एक तरीके से आया। अभी उसको डेकेड्स भी कंप्लीट नहीं हुए हैं और इतनी सारी कमियां जो है वो निकल के आ रही है। जब यही इस बार का 2024 का एग्ज़ाम था तो न्यूज़ निकल करके आए थे कि पटना में जो नीट का पेपर है वो लीक हो गया है। इसके साथ साथ ये जो अभी पेपर चेकिंग में कई सारी चीज़ें निकल के आई हैं। नीट के जो एक तरीके से एनटीए के ऑफिशियल है, इन्होंने बोला है कि वो री एग्ज़ाम नहीं कराएंगे। री चेकिंग ज़रूर हो सकती है अगर केवल और केवल उन बच्चों की जिनके रिज़ल्ट में थोड़ी सी कमियाँ देखी गई हैं। तो इस तरीके से ये जो पूरा मुद्दा है वो पूरा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ है। अभी आज के ही न्यूज़पेपर में दिया था, राहुल गांधी ने बोला था कि वो एंड तक इस टॉपिक के ऊपर में सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा मुद्दा है वो स्टूडेंट से रिलेटेड है, स्टूडेंट का भविष्य डिपेंड करता है। कई सारे अभी रिसेंट में ही इन 3-4 दिनों में हमने बहुत सारे जो है बच्चों के सुसाइड के केसेस देखे हैं फिर से, क्योंकि रिजल्ट में कई सारे बच्चे पास नहीं हो पाए हैं, नॉर्मलाइजेशन में कई सारे बच्चे फेल भी हो गए हैं, -20 भी किसी बच्चे का आया हुआ है। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन वाला जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं काम करता है, तो उसकी वजह से भी कई सारे बच्चे जो हैं वो फेल हो जाते हैं। इस वजह से क्या है, बच्चों में एक तरीके से सुसाइड की टेंडेंसी भी बढ़ रही है। लगभग 23 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, तो कोई छोटा नंबर तो ये है नहीं, बहुत बड़ा नंबर है। अभी आज जेई का भी रिजल्ट निकल के आया है, कल ही निकल के आया है। लगभग 48,000 बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई हुए हैं। आई होप कि अब उसमें कोई सारी इस तरीके की कमियां निकल के नहीं आए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक तरीके से 11-12th के लेवल पे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। हम आप जैसे इतने भी मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं वो कि इन सारी चीज़ों को एक तरीके से झेल जाएँ। उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर ऑलरेडी होता है, फैमिली ही डाल के रखती है तुम्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। आजकल कोचिंग सिस्टम इतना वो हो गया है कि आपको दिमाग पर बिल्कुल प्रेशराइज कर दिया जाता है। कोटा में तो कई सारे ऐसे केसेस निकल के आए हैं। तो बच्चों की भविष्य फ्यूचर तो डिपेंड करता ही करता है, उनकी मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इन रिजल्ट्स के ऊपर में डिपेंड करती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी पूरा जो पैनल सेटअप हुआ है, देखते हैं इसके बारे में क्या चीज़ें निकल करके आएंगी। अगली बात जो है वो जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से ही रिलेटेड है। यहाँ पर बात तो यूएसए के बारे में की जा रही है, लेकिन वो इंडिया से किस तरीके से रिलेटेड है इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर मुद्दा क्या है, द बाल्टीमोर शिप एक्सीडेंट, द हाई स्टेक्स फॉर इंडिया। यहाँ पर हमने देखा था कुछ महीनों पहले कि यूनाइटेड स्टेट जो है वहाँ पर जो है बाल्टीमोर जो ब्रिज है वो कोलैब हो गया था। कोलैप्स होने की वजह से वहाँ पर एक शिप जो है बेसिकली उससे टकरा गया था और उसकी वजह से जो ब्रिज है वो कोलैप्स हुआ था। और 1989 के बाद में बोला जा रहा था कि 1989 के बाद यूएसए में इस तरीके का कोई बड़ा हादसा हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहा, न्यूज़ में रहा। लेकिन यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है, ये पूरा मुद्दा तो यूएसए का था, फिर यहाँ पर इंडिया के बारे में बात क्यों की जा रही है। तो इस एडिटोरियल में एक अलग आपको एक्सपेक्ट देखने को मिलेगा। अभी जो ये पूरा मुद्दा था इसकी वजह से पैनल बैठी हुई है जो कि ये देख रही है कि किस वजह से ये जो एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें निकल के आ रही हैं। पहली बात तो ये कि जो ये शिप को चला रहे थे वो कौन थे, उनमें मेंबर्स जो थे वो इंडियन थे। दूसरी बात ये है कि अगर हम यहाँ पर आंकड़ा भी दिया गया है कि अगर ग्लोबल लेवल पर बात किया जाए कि हम बात
करें अगर मेरीन एक तरीके से इंश्योरेंस पे आउट की, तो आपको दिखाई देगा कि सबसे ज़्यादा लगभग 1.5 बिलियन से भी डॉलर से भी ज़्यादा का एक तरीके से रेमिटेंस जो है हमारे यहाँ पे जो ये फिशरमैन निकाल करके या फिर ये जो शिपमैन होते हैं वो सारे निकाल करके लेके आते हैं। मतलब कि ये कहने का मतलब है कि ओवरऑल वर्ल्ड में जितने भी बड़ी बड़ी कार्गो या फिर शिप चल रही हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आपको इंडियन जो हैं वो दिखाई देंगे कि वो पूरे शिप्स को रन कर रहे हैं। अब चूँकि यहाँ पर जो यूएसए में केस निकल के आया है बाल्टीमोर वाला, उसमें भी इंडियन मेंबर्स ही शामिल थे, तो यहाँ पर मुद्दा निकल के आया है कि जिस समय अगर ये जो पैनल है, जो टीम है, कमेटी है, वो जाँच कर रही है, अगर उन्होंने ये पाया कि इंडिया के जो लोग थे जो कि उसको रन कर रहे थे उनकी वजह से ये पूरा एक्सीडेंट हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इंडिया की एक तरीके से बदनामी होगी पहली बात तो, और फिर जितना भी रेमिटेंस वगैरह इनके थ्रू आता है क्योंकि इनको फिर आगे चल करके काम नहीं मिलेगा वर्ल्ड वाइड, तो फिर क्या होगा, इंडिया को एक तरीके से जीडीपी का लॉस भी होने वाला है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए ये पूरी जो न्यूज़ है वो आई है। तो आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि क्या पूरा मुद्दा है। अब मान लीजिए कि इतने बड़े लेवल पे अगर रेमिटेंस वगैरह आ रहा है इंडिया के लिए इस सेक्टर से बेसिकली, जहाँ पर वर्ल्ड वाइड जो है वो बड़े बड़े शिप और कार्गो इंडिया के लोग रन कर रहे हैं, और इस तरीके का कोई भी मुद्दा निकल के आता है जहाँ पर ये अगर प्रूफ हो जाता है कि इंडियन जो लोग थे और जो वो शिप को रन कर रहे थे उनकी वजह से ये ब्रिज कोलैप्स हुआ है, तो फिर इंडिया के लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं है, इंडिया की इकोनॉमी को भी इससे बहुत ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, तो ये एक अलग एक्सपेक्ट है, इसको लेकर के देखते हैं अभी जो पैनल आएगा उसमें जब चीज़ें निकल के आएंगी तो फिर से ये टॉपिक आएगा, फिर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगली बात की जा रही है रशिया से रिलेटेड है और काफ़ी अच्छा है ये टॉपिक। जीएस पेपर 3 में ही आपको एक तरीके से बात की जा रही है किसके रिलेटेड है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें और इकोनॉमी में आप जब पावर जनरेशन की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड है। हम सबको मालूम है कि इंडिया ने टारगेट रखा हुआ है का 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन का, साथ के साथ में हमारे पास में 500 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी का भी टारगेट है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा किसके ऊपर फोकस दे रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी पावर, जो विंड है, हाइड्रो पावर है यानी कि पानी से विद्युत बनाने की, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की, जितने भी काम हैं उसके ऊपर हम भी फोकस कर रहे हैं। अभी मुद्दा एग्जाम्पल कहाँ से निकल के आया है, सोवियत से। ठीक है, यानी कि रशिया जो है वो एक तरीके का नया जो है एक्सपेरिमेंट करने के लिए जा रहा है किस फील्ड में, अंडरग्राउंड हाइड्रो पावर के फील्ड में। यहाँ पर बोला गया है कि रशिया जो है वो अंडरग्राउंड लगभग 1000 फीट की गहराई पर एक तरीके से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बिठाने जा रहा है। यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली वो यूज़ किसका करने वाले हैं, जो भी इनके पास में ऊंचे ऊंचे झरने हैं इन सब का यूज़ वो क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करने वाले हैं। ऐसा ये क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे जैसे कि हमारे यहाँ पे नदियाँ होती है जहाँ पर बांध वगैरह बना करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करते हैं, टरबाइन वगैरह घुमा करके, बट रशिया ये गहराई के ऊपर में अंडरग्राउंड जा करके ये चीज़ें क्यों कर रहा है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अगर हम 800 से 1000 मीटर की गहराई पर इस तरीके का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बैठाते हैं तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर मान लीजिए ऊपर से पानी कम भी गिर रहा है तो भी अगर वो इतनी ज़्यादा गहराई में गिरता है और इतनी ज़्यादा हाइट से गिर रहा है तो क्या होगा, बहुत कम मात्रा में अगर पानी है तो भी क्या हो सकती है, टरबाइन जो है वो घूमने में एक तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा। और जब भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है तो बेसिकली रोल जो होता है वो टरबाइन का ही होता है। आपने साइंस में पढ़ा होगा 10th-12th में, अगर किसी का साइंस बैकग्राउंड है, कि जब टरबाइन घूमती है तो उससे एक तरीके की इलेक्ट्रिसिटी निकलती है और उसी से जो एनर्जी निकलती है उसी से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए एक तरीके से रशिया ने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया है और उसको ये दिखाई दिया है कि भाई 1000 फीट की गहराई पर भी अगर आप इस तरीके के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अभी जिस तरीके से पानी का जो मात्रा जो है वो कम होती जा रही है, वर्ल्ड वाइड पानी का संकट निकल के आ रहा है, तो अगर हम गहराई पर इस तरीके के प्रोजेक्ट लगाते हैं तो कम पानी में भी हमारा काम हो जाएगा और हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ले जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी रशिया ने ये काम करना शुरू किया है। आगे चल करके जब इसके थ्रू जो है पावर जनरेशन होगा तो फिर और भी सारे कंट्रीज़ जो हैं इससे एग्जांपल लेकर के अपने यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल याद रखिएगा, यहाँ से पीसेस के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन इस तरीके का काम करने के लिए जा रहा है। तो रशिया जो है इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करने के लिए जा रहा है, जो कि अंडरग्राउंड जो है वो क्या करने वाले हैं, वाटर एक तरीके से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने वाले। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे।
देखते हैं अगली न्यूज़। पीसीएस के लिहाज से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात की जा रही है किनके बारे में, अनामिका राजीव के बारे में। तो नाम याद रखिएगा अनामिका राजीव जी का। अनामिका राजीव जो है वो किस सेक्टर से आती हैं, तो बिल्कुल ये नेवी की एक तरीके से ऑफिसर है। और अनामिका राजीव जो है वो फर्स्ट वुमन बन गई हैं नेवी की जो कि हेलीकॉप्टर रन करने वाली हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो चॉपर है वो एक तरीके से रन करने वाली ये पहली चॉपर पायलट बनने वाली हैं, फर्स्ट वुमन चॉपर पायलट। ठीक है, अनामिका राजीव। तो अभी जो है यहाँ पर एक तरीके से जो अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं या फिर मेडल्स वगैरह दिए जाते हैं तो वो सेरेमनी रखी गई थी जिसमें 21 जो ऑफिसर्स हैं नेवी के उनको एक तरीके से गोल्डन विंग अवार्ड दिया गया है और उसमें अनामिका राजीव जी का भी नाम है और ये बन गई हैं क्या, फर्स्ट वुमेन चॉपर पायलट। ठीक है, याद रखिएगा, पीसीएस में पूछा जा सकता है इसके बारे में। अगली ये जो न्यूज़ है ये जीएस पेपर 2 में आपको दिखाई देगी। जो इंटरनेशनल एक रिलेशन की बात होती है वहाँ पर आपको ये टॉपिक मिलेगा। किसके बारे में बात की जा रही है, इंडिया और सिंगापुर के रिलेशन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो जीएस पेपर 2 में आईआर से रिलेटेड है ये। यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है कि अभी जो सिंगापुर के जो ऑफिशियल्स हैं वो आने वाले हैं इंडिया में। कुछ आगे जो इंडिया के जो सिंगापुर के साथ बायलैटरल जो भी संबंध होने वाले हैं, ट्रेड होने वाला है, उसको लेकर के बातचीत है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए काम की हैं, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो सिंगापुर के ये जो एक तरीके से क्या हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने एक तरीके से कांग्रेचुलेट किया है इंडिया को और उन्होंने बोला है कि अभी जो है नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद में ऐसे व्यक्ति हो गए हैं जो कि क्या होने वाले हैं, तीसरी बार जो है अपना कार्यकाल पूरा संभालने के लिए जा रहे हैं। तो एक तरीके से इंडियन पूरी डेमोक्रेसी या इंडियन इकोनॉमी में एक तरीके से बहुत ही अच्छी बात है ये, क्योंकि पिछले 10 सालों में इनके अकॉर्डिंग जो है मोदी गवर्नमेंट में काफ़ी अच्छे एक तरीके से रिलेशन रहे हैं सभी भी देशों के साथ के साथ में इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन होता है जो देश को रिप्रेजेंट करता है तो वो सारी चीज़ें आती हैं। तो इसके बारे में बात करते हुए सिंगापुर के जो ये ऑफिशियल हैं उन्होंने कई सारी चीज़ों के ऊपर में बात की है। सबसे पहले तो यहाँ पर बात की गई है किसके बारे में, यहाँ पर बात की गई है कि 2018 के बाद से जो सिंगापुर में जो एफडीआई है, 2018 से पहले सिंगापुर से एफडीआई इंडिया में बहुत ज़्यादा आता था। जब हम एफडीआई इन्वेस्टमेंट की बात करते थे, इंडेक्स की बात करते थे, तो वहाँ पर सिंगापुर जो है वो थोड़ा टॉप पे ही दिखाई देता था। लेकिन 2018 के बाद से इसमें लगभग 30% की क्या है गिरावट आई है। तो इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने बोला है कि इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा हम देखने का काम करेंगे, ठीक करने का काम करेंगे, सो दैट पहले की तरह ही इंडिया और जो सिंगापुर है उसके रिलेशन एक तरीके से क्या हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके। दूसरी बात यहाँ पर की जा रही है कि जब बात आती है यूएसए और चाइना के बारे में, तो जैसे कि हम जानते हैं कि यूएसए और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसकी वजह से पूरा जो विश्व है उसके कई सारे देश हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है, चाहे वो टैरिफ को लेकर के हो, चाहे वो जितने भी अनसर्टेनिटी होती है। यहाँ पर अगर चाइना की बात करेंगे तो साउथ चाइना सी में फिर चाइना क्या करेगा, अपना एक प्रभुत्व जमाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड से वो उसको समय समय पर एक जगह से दूसरी जगह से बाइकॉट ही मिलता है। इस वजह से वो जो साउथ चाइना वाला, अभी हम मैप के थ्रू भी देखेंगे तो साउथ चाइना सी वाला जो पूरा एरिया है वहाँ पर जो है चाइना अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है। और ये जो सिंगापुर है आपको हमारे यहाँ पर इसी एरिया में दिखाई देगा, अभी मैप के थ्रू हम देखेंगे। तो इस वजह से कंसर्न जो है यूएसए और चाइना के संबंधों के खराब होने की वजह से वो सिंगापुर के ऊपर है, एक डर है और कहीं ना कहीं उसमें सिंगापुर को ऐसा लगता है कि इंडिया जो है उसकी एक तरीके से हेल्प कर सकता है इन सारी चीज़ों को टैकल डाउन करने में। ठीक है, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर बात की गई है हमारे सिंगापुर के साथ रिलेशन की अगर बात करें तो लगभग 30 साल से यहाँ पर एक जो है यूनिलैटरल जो है एक तरीके से बायलैटरल जो है हम क्या करते हैं, एक युद्धाभ्यास जो है वो सिंगापुर के साथ करते हैं। ठीक है, उसका नाम क्या है, पहली बात तो ये, तो 1994 से ही हमने सिम्बैक्स जो है वो चालू किया हुआ है जिसमें कि इंडिया और कौन कौन आता है, इंडिया के साथ साथ सिंगापुर आता है। ठीक है, तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में ये जो एक तरीके से मल्टीलैटरल या फिर बायलैटरल जो है एक्सरसाइज होता है मैरीटाइम के क्षेत्र में। ठीक है, अब यहाँ पर समुद्री जब युद्धाभ्यास किया जाता है तो ये युद्धाभ्यास कहाँ पर किया जा रहा है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का में, है ना। तो मलक्का जल संधि जो है वो भी साउथ चाइना सी के अंदर ही आती है। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो चाइना और यूएसए के बीच में एक तरीके से हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, साथ के साथ में चाइना जो है अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है। इसको देखते हुए सिंगापुर एक छोटी कंट्री है, उसमें कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ का डर है कि आकर के चाइना भी वहाँ पर क्या कर सकता है, उसके आसपास के एरियाज़ को ऑक्यूपाई कर सकता है।
लेकिन एक इंडिया को वे फॉरवर्ड के रूप में, एक अपना एक दोस्त के रूप में देखते हुए यहाँ पर बात की गई है इन ऑफिशियल्स के द्वारा कि 30 साल से जो हम ये सिम्बेक्स का युद्धाभ्यास कर रहे हैं साउथ चाइना सी के अंदर ही और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के आसपास, इससे क्या होगा, हमारी जो मजबूती है वो थोड़ी सी और ज़्यादा होगी, एक तरीके से स्ट्रेंथन होगा पूरा हमारा जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, और इसका आगे चल के क्या होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है। दूसरी बात है, यहाँ पर बात की जा रही है अमरावती के बारे में, अमरावती कैपिटल के बारे में यहाँ पर क्यों बात की जा रही है, क्योंकि 2019 में आंध्र प्रदेश ने क्या किया था, अमरावती को अपना कैपिटल बनाने के लिए, जो कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल होने वाली है, उसको बनाने के लिए एक तरीके से नए कानून बनाए थे। और 2019 में सिंगापुर जो था वो अमरावती को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दे रहा था, लेकिन कुछ कारणों से क्या हो गया कि वहाँ पर जो नई गवर्नमेंट आई फिर उन्होंने उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा कम कर दिया और की वजह से सिंगापुर के साथ में जो रिलेशन है वो ख़राब हुए। और 2019 में अमरावती कैपिटल के डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट को लेकर के सिंगापुर और इंडिया के बीच में चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। तो उसको अब किस तरीके से देखा जा रहा है कि आगे चल के किस तरीके से चीज़ें होंगी, क्योंकि अब जो एनडीए गवर्नमेंट है उनके कोalition के साथ में चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो सीएम बनने वाले हैं आंध्र प्रदेश के, तो यहाँ पर जो है मोदी की गवर्नमेंट रहेगी, साथ के साथ उन्हीं के कोalition की जो एक पार्टी है उनका सीएम जो है अमरावती में होने वाला है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, सिंगापुर के द्वारा किया जा रहा है। तो ये चीज़ें फिर से किस तरीके से रीस्टार्ट होंगी इसके बारे में अभी देखा जाएगा। इन्होंने बोला है कि इसके ऊपर हम सोचेंगे और फिर आगे चल करके बात की जाएगी। दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है वो RCEP से बाहर हो गया है, ठीक है, रीजनल कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, इससे 2019 में ही इंडिया जो है वो बाहर हो गया था। ये RCEP क्या है, RCEP जो रीजनल कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि आसपास के जितने भी एरियाज़ थे इस ग्रुप के, उनके बीच में जो ट्रेड वगैरह है वो थोड़ा सा आसान हो जाए और टैरिफ वगैरह है कम हो जाए, इसको लेकर के जिस तरीके से हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं बिल्कुल उसी तरीके का ये भी था। यहाँ से इंडिया क्यों बाहर हो गया था, क्योंकि इंडिया के ऊपर समय समय पर ये चीज़ें दबाव बनाया जा रहा था कि इंडिया क्या करे, अपने यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, साथ के साथ में एग्रीकल्चरल जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा क्या कर दे, कीमतों को बहुत ज़्यादा, उनके हमारे यहाँ के जो किसान हैं उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिलती है, जो मुद्दा हमने WTO में भी देखा है। तो RCEP से इंडिया के निकलने का मुद्दा यही था कि यहाँ पर इनको प्रेशर किया जा रहा था इंडिया को कि वो क्या करे, अपने जो घरेलू प्रोडक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा महंगा कर दे, सो दैट बाकी सारे कंट्रीज़ हैं उनको अपना प्रोडक्ट बेचने का एक तरीके से इंडिया के अंदर में एक तरीके से क्या मिल जाए, एक्सेस मिल जाए। बट इंडिया ने ये सोचा कि इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो इनके घरेलू उद्योग हैं, हमारे यहाँ के जो एक तरीके से प्रोड्यूसर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अगर RCEP से बाहर नहीं निकला गया। तो इस वजह से 2019 में RCEP से जो इंडिया जो बाहर निकल गया था, लेकिन सिंगापुर उसमें एक मेंबर है, तो सिंगापुर कहीं ना कहीं चाहता है इस सारी चीज़ों को कि इन सारे टॉपिक्स के ऊपर में बात हो और किस तरीके से दोनों देश के रिलेशन को आगे और बढ़ाना है इसके ऊपर में बात की जाए, ठीक है। तो IR के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पूरा टॉपिक है। आगे अभी हम बात करें कि आसियान में भी मेंबर है ये, तो यहाँ पर अगर सिंगापुर के साथ रिलेशन हमारे अच्छे होते हैं तो काफ़ी अलग अलग सेक्टर्स में हमारे क्या हो सकते हैं, एक तरीके से हित जुड़े हुए हैं और इंडिया सिंगापुर के साथ मिलकर के काम बहुत अच्छा कर सकता है। अगर हम बात करें अमरावती की, अगर हम बात करें RCEP की, अगर हम बात कर रहे हैं आसियान की, और अगर हम बात कर रहे हैं सिम्बेक्स युद्धाभ्यास की, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि सिम्बेक्स युद्धाभ्यास जो लगभग 30 सालों से हो रहा है इंडिया और सिंगापुर के बीच में, तो इसको देख लेते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू कि कहाँ पर ये पूरा है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर में आपको इंडिया दिखाई देगा, ये अंडमान सी है, और यहाँ पर ये जो आपको कंट्रीज़ दिखाई दे रही हैं साउंड, जो आपको एशिया, दक्षिण एशिया में ये जो सारी कंट्रीज़ दिखाई दे रही हैं छोटी छोटी, ये पूरा आपके कौन से एरिया में है, साउथ चाइनीज़ वाला जो सी है वहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है मलेशिया, यहाँ पर दिख रहा है आपको इंडोनेशिया, ठीक है। तो इंडोनेशिया का ये सुमात्रा द्वीप है और इसी के बीच में आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का दिखाई देता है और यहीं पर आपको सिंगापुर भी दिखाई देगा। तो सिंगापुर भी क्या है, एक तरीके से आइलैंड कंट्री है, बहुत ज़्यादा उसका इम्पॉर्टेंस है अगर देखा जाए तो हमारे लिए भी, क्योंकि यहाँ पर साउथ चाइना सी है और चाइना कहीं ना कहीं ये सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे सिंगापुर हो गया या फिर वियतनाम हो गया, इन सब के ऊपर में अपना एक कंट्रोल चाहता है, क्योंकि साउथ चाइना सी में उसको क्या है, जो रिसोर्सेज हैं, मैरीटाइम रिसोर्सेज है समंदर के अंदर में, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेज, उन सबको निकालने के लिए उसको चाहिए कि यहाँ पर जितने भी आइलैंड कंट्रीज़ है एटलीस्ट उनके पास में उनका एक्सेस
फोकस हो, सो दैट वो क्या कर सके, वहाँ पे इस तरीके का मैकेनिज्म हो गया, पोर्ट वगैरह डेवलप कर सके। तो सिंगापुर के लिए कहीं ना कहीं थ्रेट है। और यहाँ पर ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, यहाँ पर ही क्या होता है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में ये जो युद्धाभ्यास है जिसको सिम्बेक्स बोला जाता है वो किया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है एक सिम्बेक्स युद्धाभ्यास, साथ के साथ में इंडिया सिंगापुर की सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो इस वजह से सिंगापुर और इंडिया के रिलेशन को स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अलग अलग डायमेंशंस में हमने बात की है सारे टॉपिक्स के ऊपर में। ठीक है, तो आई होप आपको सारे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जितने भी टॉपिक्स थे उसको काफ़ी अच्छे से हमने क्या किया है, यहाँ पर डिस्कस किया। तो ये था आज का पूरा सेशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी टॉपिक्स थे उसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है हमने। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ, जहाँ पर बात की जाएगी जो भी टॉपिक्स आएंगे कल उसकी प्रीटी और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया, बाय बाय एंड टेक केयर।